परिस्थितियां जितना ज्यादा आपको तोड़ती हैं उससे कहीं ज्यादा वो आपको मजबूत बनाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका एसडीआर ऑब्जेक्शन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हमारे बीच आज बात करने के लिए मैम आपका क्या नाम है? आ, आ, नमस्कार। मेरा नाम है प्रिया कुमारी। जी मैम, आपका किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है? मेरा सिलेक्शन 64वीं बीपीएससी रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। रेवेन्यू ऑफिसर। मैम ये जी। आपका सिलेक्शन होने के लिए बहुत बहुत बधाई। हाँ, थैंक यू थैंक यू। मैम, अच्छा आपका ये सिलेक्शन हुआ, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था मैम? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट मिला। तो मैम सफलता यस। का राज क्या था? जैसे आपको क्या लगता है किस तरह आपने चीजों को किया? सफलता का राज अगर बात की जाए तो हर स्टूडेंट के लिए यूजुअली यही रहता है, जो मेरे लिए था कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी। शुरू से लेके अभी तक मैं एजुकेशन से, पढ़ाई लिखाई से कंटिन्यूअस जुड़ी रही। मुझे लगता है कि आज मैं जहां भी हूँ, जो भी हूँ, इधर पीएचडी हो, डॉक्टरेट डिग्री हो, या फिर ये बीपीएससी हो, इन फर्स्ट अटेम्प्ट कंटिन्यूटी इन बीइंग स्टडीज। मतलब पीएचडी यही के, परसुइंग पीएचडी सबसे के साथ साथ आपने इस एग्जाम को क्रैक किया? एग्जैक्टली पीएचडी के साथ ही जी 18 में 17 लास्ट में मेरा एडमिशन हो चुका था पीएचडी में, मिथिला यूनिवर्सिटी। जी मैं पीएचडी में थी इनरोल्ड 6 महीने प्री पीएचडी। और 2018 दिसंबर में प्री हुआ था 64th बीपीएससी का। चूंकि एजुकेशन से जुड़ी रही मैं हमेशा से ही, स्कूल में भी पढ़ाया, तो इसका मुझे बेनिफिट मिला कि प्री में बस ऐसे ही रैंडम में बैठ गई कि देखते हैं क्या होता है। जी तो बस 20 दिन हार्डली मैंने दिए होंगे सारे सब्जेक्ट्स को एक बार ही कवर अप करने के लिए। करंट अफेयर्स थे कुछ, और जो सोशल्स के पेपर्स होते हैं वो सारे। तो बस प्री दिया, और ऐसा कुछ था नहीं कि मेंस लिखना ही है, कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं था। कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा, पर मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि मैंने सीरियस नहीं दिया तो कोई और भी सीरियस ना हो। बट जी। मैंने यूं ही दिया था, जस्ट चेक। फिर ये प्री होता हो है कि गया। नहीं होता, प्री का बिल्कुल। रिजल्ट आता है। हाँ, जनवरी में प्री का रिजल्ट आया। मैं तो पीएचडी में, मैंने कहा कि मैं पीएचडी में इनरोल थी, तो जनवरी में प्री का रिजल्ट आया। और फरवरी में मैं, चूंकि मैं जेआरएफ भी हो गई थी साथ ही। तो हमारे यहाँ ये रूल है ना मिथिला यूनिवर्सिटी में, कि अगर आप जेआरएफ हैं तो आपको 10 to 3 डिपार्टमेंट में रहना होता है, और पीजी के क्लासेस लेने होते हैं। तो हमारे यहाँ पीजी के क्लासेस होते थे, और टीचर्स की शॉर्टेज होती थी, क्योंकि आप जानते होंगे कि यूनिवर्सिटीज में बेसिकली जो प्रोफेसर होते हैं, ऑफिसर्स की कमी के कारण उन प्रोफेसर्स को बिल्कुल ऑफिसर्स की भी ड्यूटी दे दी ड्यूटी जाती दी थी। जाती है, बिल्कुल। तो कुछ प्रोफेसर ऐसे थे जो प्रॉक्टर हैं, कुछ एनएसएस कोऑर्डिनेटर हैं, एक प्रेस ऑफिसर है। तो इस वजह से टीचर्स की शॉर्टेज हुआ करती थी। तो स्टूडेंट्स को भी सीखने के क्रम में ही सही, उन लोग को क्लास लेने को कहा जाता था। तो मेरा टाइम तो उधर चला जाता था, फिर थीसिस। और चूंकि भाषा पे मेरा काम था तो थोड़ा सा फील्ड वर्क बहुत ज्यादा था, तो समय नहीं मिल पाता था। मैंने प्री के रिजल्ट आने के बाद भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया। वो 1 महीने मैं मटेरियल्स कलेक्ट करने में लग गई थी अपने थीसिस लिखने के लिए। फिर फेब्रवरी मार्च से मैंने प्रिपरेशन शुरू किया, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए, और जुलाई में मेरा मेंस था। जी तो मैम, जस्ट 4 मंथ्स। जी तो मैम, प्री के लिए आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी? प्री मेंस दोनों को अगर लेके चले तो कौन कौन सी बुक्स आपने फॉलो की सारे पेपर्स को लेके, और किस तरह से रणनीति बनाई? एनसीईआरटी द बेस बुक, सब जी जानते हैं, 12th तक की। लेकिन 12th तक की कुछ बुक्स में क्या है ना, कुछ पोर्शंस उसमें से एक्सक्लूड करने पड़ते हैं। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स एक्सक्लूड करने होते हैं एनसीईआरटी से। बाकी सारी चीजें जो सोशल्स के पेपर्स है, जो साइंस के पेपर्स हैं, वो पूरी एनसीईआरटी से। साइंस 8th 9th तक के साइंस के पेपर्स, और सोशल साइंस में 12th के पेपर्स, 12th तक के एनसीईआरटी वो। और लास्ट मोमेंट पे, चूंकि मैंने बताया कि मेरा फर्स्ट था और कोई ऐसा सीरियस अटेम्प्ट भी नहीं था, तो लास्ट मोमेंट पे घटना चक्र आता है ना। हाँ बिल्कुल। वॉइस वॉइस म्यूट हो गया मैम। वॉइस म्यूट हो गया, एवरीथिंग इज ओके, वॉइस केवल सॉरी, म्यूट हो गया। सॉरी, हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया ओके था ओके बीच में। ओके। तो हमारे यहाँ बिहार में अवेलेबल है घटना चक्र। हम्म। तो मैंने लास्ट मोमेंट पे बस बिहार स्पेशल्स के लिए घटना चक्र, और एक विवाद पनोरमा की पतली सी एक बुक आती है, तो लास्ट मोमेंट पे उसको देख लिया था बिहार स्पेसिफिक के लिए, बस।
जैसे कि करंट के लिए बहुत। भी, करंट घटना चक्र, जी जी जी, कंटिन्यू। करंट अफेयर्स के लिए घटना चक्र का भी आता है मैगजीन, तो मैंने उसको देखा था, और विवास पनोरमा। मैम बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, वो लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम वगैरह वगैरह, बहुत सारी जो बेसिक बुक्स हैं, क्या आपने उनकी रीडिंग ली थी या नहीं ली थी? ऑनेस्टली प्री के लिए मैंने रीडिंग नहीं ली थी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं स्कूल में पढ़ाती थी, और मैं सीबीएसई स्कूल में 10th तक बच्चों को सोशल साइंस पढ़ाती थी। शुरुआती 2-3 साल में मैंने मैथ्स पढ़ाए, और साथ में सोशल भी पढ़ाए। मैंने टोटल 6 साल स्कूल में पढ़ाए हैं, जी 8, 9, 10th के बच्चों को। तो स्कूल में तो एनसीईआरटी चलता है, तो एनसीईआरटी पढ़ाने के क्रम में मेरा बहुत हद तक वो रिवाइज हो चुका था। और चूंकि एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत जो बुक है, वो बहुत डिटेल स्टडी, हालांकि नोट्स टाइप ही है, लेकिन वो डिटेल स्टडी के लिए है, तो प्री के लिए उतना जरूरी था नहीं। मैंने एनसीईआरटी इतनी अच्छे से पढ़ रखा था कि मुझे लक्ष्मीकांत पढ़ना नहीं पड़ा था प्री के लिए। जी जी। हाँ, कहीं ना मेंस में मैंने देखा था, जी, मेंस के कुछ क्वेश्चंस के लिए देखा था लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत। और कौन सी बुक्स फॉलो की थी? केवल घटना चक्र ही, और जो आपने बताया एक दो बुक, और एनसीईआरटी से ही सारी चीजें आपने कवर कर ली? सीरियसली मैंने कहा ना कि स्कूल में होने के कारण मुझे बहुत कुछ नहीं पढ़ना पड़ा था। प्री के बस 20 दिन पहले मैंने पढ़े थे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 20 दिन में मैं कितने बुक्स को कवर कर बिल्कुल, सकती हूँ। ये एक भी नॉर्मल बिल्कुल ह्यूमन बीइंग 20 दिन में कितनी किताबें पढ़ सकता है। बिल्कुल। हाँ। तो मैम, इंटरव्यू किस तरह का था, और किस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में आपसे पुटअप किए गए? कोई क्वेश्चंस अगर याद हो तो वो भी बताने की। हाँ हाँ, बिल्कुल पूरा ही याद है। हाँ इंटरव्यू जो था, चूंकि मेरा ऑप्शनल रहा है हिंदी लिटरेचर, जी। हिंदी लिटरेचर रहा है ऑप्शनल, तो फोक, और साथ में मैंने पीएचडी कंप्लीट कर ली थी। पीएचडी किस 19 सब्जेक्ट में से मैम? मेंस हुआ है, जुलाई। हिंदी लिटरेचर। अच्छा, हिंदी लिटरेचर। जी हाँ, जुलाई में मेंस हुआ, और दिसंबर 2020 में मेरा इंटरव्यू हुआ है। और मेरी पीएचडी की डिग्री सितंबर में ही मिल गई थी मुझे, सितंबर 2020 में पीएचडी की डिग्री मिल गई थी मुझे। मेरा पीएचडी का विषय रहा है, राजभाषा पे मैंने काम किया है, 21वीं शताब्दी में राजभाषा हिंदी की चुनौतियां और उसका वैश्विक परिप्रेक्ष्य, ये विषय रहा। और कोइंसिडेंसली मेरा इंटरव्यू कंप्लीटली मेरे पीएचडी के टॉपिक पे ही रहा। जितने 20 मिनट, 20 से 25 मिनट का इंटरव्यू था, सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे पीएचडी के टॉपिक से ही पूछे गए। लकीली कि उसमें जो टीचर्स थे, भाषा के थे, तो थोड़ा और खिंच गया। चेयरमैन सर भी शायद हिंदी बैकग्राउंड के रहे हैं, हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, तो सेंट्रिक था, पीएचडी सेंट्रिक था। मतलब एक पीएचडी क्वेश्चन से। मुझसे पूछा गया था, सिचुएशनल क्वेश्चन था, जी जी कंडीशनल क्वेश्चन। जी हाँ, वो कम्युनिटी, कम्युनल हार्मनी को लेकर के पूछा गया था कि अगर राइट्स हो रहे हैं, क्रिमिनल राइट्स हैं, तो आप उसको कैसे डील करोगे। एक क्वेश्चन सिचुएशनल ये था, बाकी सारे क्वेश्चन पीएचडी पे था। और लास्ट में एक क्वेश्चन एक सर ने पूछा था हिस्ट्री से, शेरशाह की जो पॉलिसी थी, और अकबर के टाइम पे जो टोडरमल वाली जो पॉलिसी थी टैक्सेशन को लेकर के। जी। तो बस तो एक वो क्वेश्चन हिस्ट्री से था। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था अलंकार पे, जी अलंकार, शब्द अलंकार कितने हैं बताइए विद एग्जाम्पल। और लास्ट में क्वेश्चन था मनुस्मृति की एक पंक्ति थी मेरे से, वो पूछी गई थी बस, और कोई क्वेश्चन नहीं। जी। जैसे मतलब पूरा आपका इंटरव्यू कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपके पीएचडी बेसिस पे था, या पीएचडी पे ओरिएंटेड ही था, कि उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस किए गए? यस 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 मैम अच्छा, यस 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 यस। कितने घंटे की एक रणनीति बनाई जाए कि इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, और आपने नॉर्मली जैसे आपने बताया कि 20 दिन प्री के लिए और बाद में मेंस के लिए तैयार लगा के अपना तैयारी की, और उसमें आपने इस एग्जाम को क्रैक कर चार लिया। महीने मेंस के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। 4 महीने। जी, तो इस तरह आपने हाँ, कैसे इसको क्रैक किया, तो मतलब क्या कहना चाहेंगी? अ, मेरे लिए एक बेनिफिट था कि स्कूल में जब पढ़ाती थी तो बच्चों को क्वेश्चन आंसर करवाना होता था, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर करवाना भी होता था, और उनके क्वेश्चन आंसर को चेक भी करना होता था। तो इससे लैंग्वेज पे जो एक कमांड होता है, और क्या लिखना है एग्जामिनेशन में, मेंस में, मेंस तो टोटल आपको सब्जेक्टिव है, तो आपकी राइटिंग लिखते सब वही है। मेंस के क्वेश्चन में आंसर सब लोग वही लिखते हैं, एक जैसा ही लिखते हैं। अब मान के चलिए कि पेपर 1 में पूछता है हिस्ट्री से एक क्वेश्चन कि मॉडर्न आर्ट के बारे में बताइए, मौर्य कला के बारे में बताइए, तो सारे बच्चे वही लिखेंगे, एक ही आंसर, ये स्कल्पचर में था, ये रॉक एडिक्स थे, मतलब जो भी मृण मूर्तियां थी, जितने भी है सब लोग वही लिखते हैं। बट जी लिखना ये होता है कि आपका आंसर बेस्ट कैसे, औरों से अलग कैसे है, जो आप मार्क्स फेच कर सको।
आपका आपके आंसर की स्टार्टिंग कैसे होती है, आपका बॉडी कैसा जा रहा है, आपने कंक्लूजन कैसा दिया है, और साथ ही आपका लैंग्वेज कैसा है, आप शब्दों का जो आप शब्दों को जो पिरोते हैं वाक्य में, तो वो आप किस तरह पिरोते हैं, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि आंसर सबके एक हैं, हाउ टू राइट, कैसे आप लिखते हैं, ये आपको मार्क्स दिलवाता है या फिर ये आपका सिलेक्शन करवाता है मेंस में। तो शायद इसका बेनिफिट रहा, जो मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी थी हिस्ट्री वाले पोर्शन के लिए, ज्योग्राफी वाले पोर्शन के लिए, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन के लिए। हाँ, इन पेपर्स में जो करंट के जो पोर्शंस होते हैं, उन करंट के पोर्शंस के लिए मुझे न्यूज़पेपर और कुछ मैगजीन्स को देखना पड़ा था। मैं बीपीएससी करने से पहले से ही दृष्टि मैगजीन लेती रही हूँ। बहुत पहले मैं पीडी पढ़ा करती थी, लेकिन पीडी से दृष्टि पे स्विच कर लिया। दृष्टि जी यूपीएससी की जो एक मैगजीन आती है, दृष्टि बिल्कुल। डेली करंट अफेयर्स, यस, मैं बहुत पहले से ही उसको पढ़ती रही हूँ। तो उससे एक एक करंट का जो है ना, एक नॉलेज मिलता रहा कि जी अभी क्या चल रहा है, इकोनॉमी के फील्ड में क्या चल रहा है, पॉलिटी में अभी क्या सब चल रहा है। तो एक वो रहा है, तो वो आंसर को और भी बेहतर बनाने में उससे हेल्प मिल गया। मैम, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो की जो, जी कंटिन्यू, कुछ कहना चाह रही हैं? ओके। और जो ऑप्शनल रहा, मैंने जो अपने मेरे पास समय नहीं था, मार्च में मैंने यूजुअली स्टार्ट किया था, तो मैंने पहले शुरुआत में अपने ऑप्शनल को कंप्लीट किया। मेरा ऑप्शनल साहित्य रहा है, साहित्य की स्टूडेंट रही हूँ, जिसका बेनिफिट मुझे मिला। मैं नेट जीआरएफ भी रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि वो डीप स्टडी आप करते हो, लैंग्वेज पे कमांड है, तो आप कर लेते हैं। तो मैंने शुरुआत के 2 महीने अपने ऑप्शनल को सही किया कि अगर ऑप्शनल आपका बेटर है तो फिर आप जीएस आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि 4 महीने ही थे, आपको करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो पहले ऑप्शनल किया, जो बेसिक बुक्स है, आप सब लोग जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए जो किताबें हैं, या फिर जो प्रिस्क्राइब्ड की हुई हैं सिलेबस में ही इनफैक्ट, तो वो सारी किताबें ही थी, कमोबेश वही सारी किताबें थी। तो ऑप्शनल कंप्लीट किया। और ऐसा भी नहीं है कि ऑप्शन करने के लिए मैंने अगर जो कुछ नॉवेल्स दिए हुए हैं तो पूरे नॉवेल्स को पढ़ा, अगर नाटक दिया है तो पूरे नाटक को पढ़ा, ऐसा नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना किया, कम टाइम के बच्चों के लिए मैं एडवाइस देना चाहूंगी कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर पहले का सिलेबस काफी को अच्छे बड़ा से रोल है, पढ़ें। बिल्कुल। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आप उन क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व करके लिखते हैं तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि आपको क्वेश्चंस क्या पूछने हैं, पूरी तरह से वही। और लिटरेचर का ये है ना कि आप तो सारी स्टैटिक चीजें ही हैं, कुछ करेंट तो ऐड नहीं हो रहा है उसमें। करेंट तो ऐड होगा कहाँ, जहां भाषा में कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कि लिपि का मानकीकरण वगैरह, तो ये जो नई नई चीजें आती हैं तो वो बस ऐड होगा, बाकी सारी चीजें तो स्टैटिक हैं। तो मैंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया, बस इतना ही किया था। और प्रश्न थे उसी से थे। स्टैंडर्ड बुक है जो हिंदी में ऑप्शन में सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो सेक्शन ए के लिए हरदेव बाड़ी की बुक है, मुझे नहीं लगता है कि हरदेव बाड़ी की जो बुक है भाषा की उससे अधिक कुछ भी पढ़ने की जरूरत है। और सेक्शन बी में भी जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स है सिलेबस में, वही पढ़ना है बस। जी और रही बात 2 महीने बच्चे मेरे पास, तो फिर मैंने वही किया सेम हिस्ट्री में भी। तो सिलेबस तो रिस्ट्रिक्टेड ही है कि 1857 के आगे पढ़ना है, और 3 से 4 या 5 टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर के। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरा बना लिया, कि चाहे जीएस पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, या फिर ऑप्शनल हो। बस जी मैंने उतना ही किया, और उतने ही में मैं मेंस लिख कर आई और मेरा मेंस हुआ। बट जी आज के बच्चों के लिए जो मैं स्ट्रेटेजी अगर बताऊं कि ऐसा तो मेरे साथ हो गया, एक मिरेकल ही समझिए, पर ऐसा नहीं संयोग। करना है। जो लोग सीरियसली जी सीरियसली अगर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करें, चीजों को समझे, कॉन्सेप्ट क्लियर करें एनसीईआरटी से। और उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अगर आप पेपर वाइज जानना चाहें तो हिस्ट्री में मैं समझती हूँ कि एनसीईआरटी से आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक हार्डली आप पढ़ सकते हैं बिपिन चंद्रा, आंसर्स को लिखने के लिए, उससे भी ज्यादा कुछ नहीं। द सेकेंड थिंग, पॉलिटी में आप आए तो लक्ष्मीकांत सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। जी और ज्योग्राफी भी एनसीईआरटी मुझे लगता है वो भी सफिशियंट है। और जिस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न रहा है, कि मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी से आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत है। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा वैरिड है, इन्वायरमेंट थोड़ा सा वैरिड है। इकोनॉमिक्स में आपको बिना न्यूज़पेपर के नहीं होना है, और आईआर बिना न्यूज़पेपर के नहीं होना है। और इकोनॉमिक्स और आईआर मेरा कवर हुआ दृष्टि मैगजीन से, जी मुझे उससे बहुत हेल्प मिला। और जो यूट्यूब पे चैनल्स कुछ कुछ आते रहते हैं, वो यूपीएससी के कुछ वीडियोस आते हैं ना, जस्ट लाइक अन अकेडमी के हो, या फिर ध्येय आईएएस के हो, या फिर दृष्टि के ही हो। तो कोई ऐसा सिलेक्टेड नहीं था मेरा नहीं कि था, सिलेक्टेड बिल्कुल। चैनल को ही पढ़ना है। तो रैंडम कहीं से भी बस मटेरियल बस मिल गया, तो एक दो वीडियो देख करके वो समझ में आता है कि कितना सा लिखना है और कौन सा इसमें से स्किप कर जाना है। तो बस जी वहीं से कनेक्ट कीजिए कोई भी। और अम, स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बीपीएससी में सिलेक्शन के लिए। बिल्कुल जो बिल्कुल। पेपर जीएस पेपर 1 का पार्ट है स्टैटिक्स, मैंने उसको हल्के में लिया था, एक ही क्वेश्चन मैं कर पाई थी।
मुझे लगा कि चलो मैथ्स पढ़ाया है तो बनी जाना है, तो मैंने बहुत हल्के में लिया, जिसका मुझे आज नुकसान झेलना पड़ रहा है कि मेरा रैंक आज लो आया है। शायद इससे बेहतर होता अगर मैं स्टैट्स बनाकर आती दोनों क्वेश्चन, तो श्योर जी बेहतर होता। मैंने वो स्टैट्स एक ही क्वेश्चन बनाया, तो स्टैट्स को हल्के में ना ले। और स्टैट्स के लिए जो बुक्स आती हैं, बेसिक बुक्स, या आर एस अग्रवाल की बुक हो, या फिर हाँ आर एस अग्रवाल ही 9th-10th की बुक है, 12th में भी कुछ पोर्शन क्वेश्चन स्टैटिक्स के हैं, तो बस काफी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जी। मैम जैसे कि बस आपने यही है मेंस की स्ट्रेटजी। जैसे कि अभी आपने बताया कि ऑनलाइन, तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की किस तरह से भूमिका है, या आपने किस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद ली? जैसे आपने बताया कि एक दो यूट्यूब चैनल भी आपने देखे, तो किस तरह आपको लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की इस कोविड-19 के दौरान उपयोगिता है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोनों तरीके से काम करता है। फर्स्ट कि सबसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप तभी यूज करें जब आपके अंदर ये पेशेंस हो कि आप जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उस डिस्ट्रैक्शन से बच सके। अगर भटकाव से आप में बचने की क्षमता है, अगर आपका विल इतना स्ट्रांग है कि उसमें बहुत सारी ऐसी भी चीजें आती जो आपका टाइम लैप्स करवा सके या फिर आपको कहीं और ले जाए, तो उन सब चीजों से अगर आप बच सके तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट सोर्स आज के डेट में। और क्या होता है ना कि कोई भी मटेरियल बहुत क्विक मिल जाता है। और ऐसे नहीं है कि अगर आप अच्छे सोर्सेज पे आप जाते हैं तो वहां पे आपको लैंग्वेज स्टैंडर्ड मिलता है, बहुत ही क्रिस्प मटेरियल भी मिल जाता है। और रही बात कि आप उसमें से कितना ले सके, वो तो आपकी समझ पे है कि आपको बिल्कुल। कौन से पॉइंट्स वहां से उठाने हैं, कौन से पॉइंट्स छोड़ने हैं। तो बेस्ट सोर्स है। जी बस सारे नहीं, कुछ एक मैंने देखे हैं, तो बस उन कुछ एक की ही बात जी। करूंगी। लाइक दृष्टि के मैंने देखे हैं, DIS के देखे हैं, मैम कौन सा न्यूज़पेपर आपने इकोनॉमी फॉलो के किया? मैंने मृणाल। जी जी। आई एम सॉरी, सुन के बहुत अजीब लगेगा कि किसी न्यूज़पेपर को आपने फॉलो नहीं किया। घर में जो हिंदुस्तान वगैरह आता है तो वो रैंडम कभी देख लिया। मैंने कहा ना कि सीरियस कुछ ऐसा था नहीं, हाँ पर हाँ। मैगजीन लेती थी तो मैगजीन से एक ओवरऑल कवर हो जाता था। न्यूज कुछ अगर बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है तो देख लिया, अदरवाइज कोई रेगुलर न्यूज़पेपर पर्सन मैं नहीं हूँ। मैं रेगुलर न्यूज़पेपर पर्सन नहीं हूँ। जी, तो अभी अभी थोड़ा सा हिंदू देख रही हूँ यूपीएससी के लिए, हाँ। अदरवाइज नहीं, पहले तक तो नहीं था। मैम हिंदी साहित्य जिन एस्पिरेंट का मतलब ऑप्शनल होगा, उनके लिए कौन सा बुक आप रिकमेंड करेंगे कि कौन कौन सी बुकें वो पढ़ लें, तो ऑप्शनल में उनको मदद मिल जाएगी? कुछ अगर जी, याद हो सबसे आपको। पहले तो आप जान जी लें कि हिंदी साहित्य में दो खंड है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी। हिंदी साहित्य में दो खंड है, एक भाषा खंड है और एक साहित्य खंड है। तो पहले तो सिलेबस को कंठस्थ करें, और सिलेबस में यूजुअली सिलेबस में जो बुक्स प्रिस्क्राइब की हुई हैं आप उसको एक बार जरूर देखें। भाषा खंड के लिए हरदेव बाड़ी की बुक सफिशियंट है। हरदेव बाड़ी की एक बुक आती है, पतली सी किताब है, काफी पतली है। आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं? नहीं नहीं, मैं मैम फिलोसफी का स्टूडेंट हूँ। ओके। तो हरदेव बाड़ी की एक बुक आती है भाषा की, खंड क से 3 प्रश्न पूछते हैं, एक 150 नंबर के वो, और 6 प्रश्न होते हैं कुल, 3 का ही आंसर करना होता है। वो 6 के 6 प्रश्न आपके उस बुक से कवर हो जाएंगे। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ देखने की जरूरत है। बाकी अपनी इच्छा है, अगर आप प्रयोजन मूलक हिंदी कैलाशनाथ पांडे वाली देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अपनी इच्छा। दूसरा साहित्य खंड, साहित्य खंड थोड़ा सा बड़ा है, मतलब उसमें थोड़ा डिटेल पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। तो इतिहास के लिए आप किताबें, शुक्ल से बेहतर किताब तो कोई हो ही नहीं सकती। अगर इतिहास को समझना है तो हिंदी साहित्य जी का इतिहास आप शुक्ल से पढ़ लें। और जो चीजें शुक्ल में थोड़ी सी क्रिस्प की हुई हैं ज्यादा, तो और ज्यादा डिटेल नहीं है, तो वो आप नगेंद्र से देख सकती हैं। मुझे लगता है कि नगेंद्र की जो भाषा है वो बहुत सरल है। आराम से किसी भी बच्चे को जो स्टार्ट भी कर रहा है लिटरेचर से, कोई रैंडम भी कोई बच्चा अगर लिटरेचर रखना चाहता है तो वो समझ सकता है। रामचंद्र शुक्ल की भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, नगेंद्र की भाषा आसान है। तो डॉक्टर उसको आप पढ़ें, रामचंद्र शुक्ल को पढ़ें। रामस्वरूप चतुर्वेदी की एक पुस्तक आती है, हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, एक इसको जी भी पढ़ें। 3 किताबें हैं। और चूंकि काव्य खंड में कबीर, सूर, तुलसी और जायसी को पढ़ना है, तो जो कबीर के पद हैं निर्धारित किए गए हैं सिलेबस में, इतनी से इतनी संख्या तक ही पद को पढ़ने हैं, तो आप उन पदों को पढ़ें। और उन पदों का जो पदों की व्याख्या है उसको लिखने की प्रैक्टिस करें। जी। क्योंकि पद वाले जो क्वेश्चन है खंड ख में एक प्रश्न पद से होता है, 3 4 4 5 होते हैं पद, उसमें से 2 या 3 का आंसर करना होता है। वो सूर, कबीर, तुलसी, जायसी इनसे होते हैं।
तो इसमें ये मार्क्स फेचिंग सेक्शन है, इसमें मार्क्स पूरा पूरा मिलता है। 50 नंबर के एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में भले आप कितना भी अच्छा लिख करके आए, मार्क्स ना मिले, लेकिन पद वाला जो क्वेश्चन है, पदों की व्याख्या, इसमें पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। तो पदों को जरूर ही करें, कोशिश करें ये करने की, ना बने तो अलग बात है, बट कोशिश करें कि पद वाला क्वेश्चन हम जरूर अटेम्प्ट करें। तो संख्या निर्धारित है पदों की, उसको आप पढ़ें, उसको घर पे उसको लिखने की प्रैक्टिस करें, और क्लू के हिसाब से, ये पूरे पद तो याद नहीं हो सकते हैं, उसमें क्लू ढूंढने की कोशिश करें कि कबीर की भाषा कैसी है, तुलसी की भाषा कैसी है, सूर की भाषा कैसी है, उनकी भाषा में ना एक क्लू ढूंढने की कोशिश करें, ताकि आप पकड़ पाए कि ये पद किनके हैं। तो आप बिल्कुल। आराम से उसको लिख सकेंगे। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं, आप पूरा डिटेल पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, आपको वैसे भी याद रहेंगे जबानी। लेकिन अगर आपके पास समय कम है, तो आप उसको क्लू के थ्रू पकड़ने की भी कोशिश करें। प्रैक्टिस तो आप करेंगे, जब आप पद पकड़ लेते तो व्याख्या आराम से हो जाएगा। ये हो गया। और साहित्य वाले खंड से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप बना जाते हैं तो सफिशियंट है, जी। क्योंकि साहित्य वो सागर है, मतलब जिसमें आप डुबकी लगाते जाएंगे और उसकी गहराई बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल। है। तो बेहतर है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाएं। और हिंदी साहित्य के जितने भी खंड है, हिंदी साहित्य में ऐसा है कि कालखंड बांटा हुआ, आदि काल है तो आदि काल में 3-4 टॉपिक्स हैं, जैसे सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, रासो साहित्य है। तो जो टॉपिक है एकदम मेजर मेजर, आप भी फिलोसफी पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा महात्मा गांधी की फिलोसफी, विवेकानंद की फिलोसफी, अरविंदो घोष की फिलोसफी। तो उनकी फिलोसफी के जो की पॉइंट्स है, आप उस की पॉइंट्स को पढ़ते होंगे, है बिल्कुल। ना। बिल्कुल। उसी तरह से जो मेन मेन टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स को कवर करते होंगे। तो साहित्य में भी ऐसा ही है कि आदि काल है, उसमें जो टॉपिक्स है उसको कवर कर ले, एक शॉर्ट नोट्स बना ले। फिर भक्ति काल है, तो भक्ति काल भी 2 भागों में बटा हुआ, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति के भी 2 पार्ट है, उसके भी कुछ टॉपिक्स है, उस पे क्वेश्चंस बना ले। और जो कुछ मेजर पर्सनालिटीज हैं, जैसे कि प्रसाद को पढ़ना है, निराला को पढ़ना है, महादेवी को पढ़ना है, पंत को पढ़ना है, तो इन सब के ऊपर क्वेश्चंस हैं जो मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उनको आप पढ़ लें। और जो उनकी रचनाएं दी हुई हैं, जैसे कि गोदान पढ़ना है, ठीक है, शेखर एक जीवनी पढ़ना है, उपन्यास है, ये पढ़ना है, तो इसको एक बार पढ़ें जरूर। समय मिले तो इनको किताबों को बाजार से लाएं, इस पे पढ़ें। और मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएं, बस प्रैक्टिस काफी कीजिए। है, मोर देन इनफ है। बिल्कुल। मैम, निश्चित तौर पे आप जो है दूसरों के लिए एक मोटिवेशन है, और स्पेशली आप गर्ल्स के लिए काफ़ी मोटिवेशन है। अभी भी गाँव में जो है गर्ल्स को बाहर पढ़ने के लिए जिस तरह से नहीं भेजा जाता, उनके लिए आप बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मैम, ये बताइए मैम कि आपके लाइफ में कोई स्ट्रगल था, कोई स्ट्रगल, जैसे आपके पास तो स्कॉलरशिप आ रही थी तो पैसे का तो कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन और कोई स्ट्रगल आपको लग रहा है कि था? मेरे लाइफ में लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल रहा है। व्हेन आई वाज जस्ट 5 years ओल्ड, तब से स्ट्रगल मैंने झेला है। जब मैं 5 साल की थी, मेरे पिताजी चल बसे, और तब से लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल रहा है। बहुत मुश्किल से मैंने अपने गांव में 10th की स्टडी की, फिर अपने एक रिलेटिव के यहाँ जाके मुजफ्फरपुर में मैंने स्टडी की। मैं साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ, लेकिन कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मुझे वापस अपने गांव आना पड़ा। मैं साइंस स्ट्रीम से आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहां पे टीचर्स अवेलेबल नहीं थे कॉलेज में। तो सिर्फ गेस्ट पेपर से देख करके एग्जाम पास करना तो मेरा मोटिव कभी नहीं था। मैं इंजीनियरिंग करना चाहती थी, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इंजीनियरिंग नहीं कर पाई और घर चली आई। मुझे अपना स्ट्रीम चेंज करना पड़ा। खैर, अब तो और सारे कुछ आइडिया इंजीनियर था भी नहीं, एक इसी इंटर फील्ड में आ पास। रहे हैं। खैर। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे लोगों का किया तो उसमें इवन मैक्सिमम हमारे टॉपर इंजीनियर्स भी ही हैं। आईआईटीएन है। बिल्कुल। जी। इनफैक्ट हमारे टॉपर आईआईटीएन है। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार के हाँ। तो टॉप 10 तो जो फिर टॉपर्स हैं वो ग्रेजुएशन में मुझे आईआईटीएन है। आइडिया, यस यस, फिर मैं घर आई, मुझे आइडिया नहीं था कि सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए, मुझे स्ट्रीम चेंज करना था। तो मैंने यूं ही रैंडमली हिस्ट्री पिक कर लिया, क्योंकि स्कूल डेज में सोशल साइंस में इंटरेस्ट था, हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो मैंने हिस्ट्री पिक किया। ग्रेजुएशन मैंने हिस्ट्री से किया है, और उसी दौरान मैंने अपने फिनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ एक स्कूल था, सीबीएसई स्कूल है, उसको ज्वाइन किया। थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी होने के कारण मतलब अच्छे से स्कूल में नौकरी मिल गई, लेकिन ऐसे सीधे फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में किसी को नौकरी मिलती नहीं है, स्कूल में बिल्कुल। पढ़ाने के लिए स्पेशली। लेकिन मुझे किसी भी तरह मिल गई। मैंने डेमो दिया तो शायद मेरा डेमो अच्छा रहा, उन लोगों ने मुझे रख लिया। मैं स्कूल में रही, और मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से स्कूल में पढ़ा रही हूँ टिल 2018, जब मेरा पीएचडी में एडमिशन हो जाता, नहीं, जिस दिन मेरा पीएचडी जेआरएफ स्टार्ट हुआ, यानी कि मैंने बीपीएससी प्री दिया है दिसंबर 18 में, और 17 दिसंबर 2018 को मैं एज अ जेआरएफ मैंने ज्वाइन किया। तब तक मैं स्कूल में पढ़ाई हूँ, यानी कि 12 से लेके 18 तक 6 साल।
मैंने एमए किया और एमए डिस्टेंस से किया मैंने। एमए में आकर के एक टीचर से पहचान हुई मेरी, और ऑल बाय हिज ग्रेस मैं आज जो भी हूँ मेरे टीचर की वजह से हूँ। उनका नाम है डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता। वो मिथिला विश्वविद्यालय में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सॉरी। जी। तो कॉलेज में मेरी उनसे मुलाकात हुई। अभी वो डिपार्टमेंट में है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हिंदी लो, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है तुम्हारे लिए जिसके पास ऑप्शंस नहीं है और गांव में हो, अपॉर्चुनिटीज बहुत है लैंग्वेज में। तो उनके कहने पे मैंने लैंग्वेज से एडमिशन ले लिया पीजी में। फिर मैंने बिल्कुल। साथ में बीएड भी किया, डिस्टेंस से पीजी, और रेगुलर मोड से मैंने बीएड किया। बीएड में ये था कि स्कूल में कुछ इनकम हो जाया करता था, तो वो फिर स्कॉलरशिप, बिहार गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है बीएड स्टूडेंट्स को, तो फिर वो स्कॉलरशिप से कुछ हेल्प मिल गया। मदद होगी, तो मैंने बिल्कुल। बीएड किया, फिर पीजी किया, देन फिर नेट किया, पीजी अपियरिंग मेरा नेट हुआ। मैं लिटरेचर की स्टूडेंट नहीं थी, पीजी में आके मैंने लिटरेचर पढ़ा। इनफैक्ट वो भी नेट करने के बाद थोड़ा सीरियस हुई लिटरेचर के लिए। नेट किया, देन ये बीएड बीएससी और 17 में कंप्लीट हुआ, 15-17 मेरा बीएड है, 14-16 पीजी है, फिर नेट, एंड देन जेआरएफ, एंड देन पीएचडी, एंड देन एंड देन बीपीएससी। बीपीएससी। तो मैम, जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, और स्पेशली उन गर्ल्स को क्या कहना चाहेंगी जो गर्ल्स बहुत सारी दिक्कतों का सामना करती हैं और वो बीच में ही तैयारी को छोड़ देती हैं, या बहुत सारी गर्ल्स स्टार्ट ही नहीं करती तैयारी, तो उनके लिए और ओवरऑल एक एस्पिरेंट के लिए, चाहे बॉयज हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहूंगी सबसे पहले कि उन बच्चों के लिए, पहले पहले तो उन बच्चों के लिए जो अभी अपने स्कूल या कॉलेज डेज में हैं, कि प्लीज 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 आप अच्छे से पढ़े। अच्छे से पढ़े इन द सेंस ये नहीं कि बस मार्क्स फेच करने के लिए या फिर एग्जाम लिखने के लिए आप पढ़ाई करते हैं। ये एक बिटर ट्रूथ है कि मैक्स, अदरवाइज ना ले, मैं जनरलाइज कर रही हूँ, शायद ये गलत भी हो सकता है, बट अदरवाइज ना ले बच्चे। हमारे यहाँ जो है बहुत सारे, मतलब एक लार्ज नंबर है ऐसे स्टूडेंट्स का जो सिर्फ एग्जाम लिखते हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप एग्जाम ना लिखें, थोड़ा सा सीरियस होएं और सीरियसली चीजों को पढ़े। अगर आप 12वीं के स्टूडेंट हैं तो एटलीस्ट आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि एक सामान्य 12वीं के बच्चों के पास होनी ही चाहिए। जितनी रिक्वायर्ड है एक 12वीं के बच्चों को, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, जिस भी विषय से करें, आपके पास उस विषय की पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। सिर्फ एग्जाम लिखने के लिए एग्जाम ना दें। अगर आप अपने क्लास को, मतलब जनरल जो आपकी स्टडी है, एकेडमिक्स है, चाहे वो 12वीं हो या ग्रेजुएशन हो या पीजी हो, अगर उसको आप सीरियस लेकर पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका बेसिक्स इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ सकें। तो सबसे बिल्कुल। पहले तो अपने एकेडमिक्स को हल्के में ना लें, उसको बहुत सीरियसली आप पूरा करें। बच्चे यहीं पे, बहुत सारे बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, सिर्फ वो डिग्री ले लेते हैं, डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद उनके लिए सब बहुत टफ हो जाता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए वो लगे रहते हैं। ये ना करें। मुझे लगता है मैंने जो फेस किया है एज अ टीचर, मैं पीजी में पढ़ाई हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाई हूँ, तो मैंने जो फेस किया है, मैंने जो देखा, एक्सपीरियंस किया, मैं वो बता रही हूँ। प्लीज इससे दूसरे बच्चे, मेरी बातों से दूसरे बच्चे आहत ना हो। जो सच्चाई मैंने देखी है, झेली है, भोगी है, मैं वो बता रही हूँ। अपने एकेडमिक्स को आप पूरी तरह क्लियर करें। अगर आपके ग्रेजुएशन के विषय पे आपका कमांड अच्छे से होता है, तो आप कॉम्पिटिटिव बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में आपका एक सबसे बड़ा चीज, आपका ऑप्शनल पेपर कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल। जो आपके सिलेक्शन में एक बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरी चीज, आपकी ग्रेजुएशन जब हो जाती है और जो लोग एक्सपीरियंस हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले तो अपने आप लैंग्वेज पे कमांड करें। मैं अभी बोल रही हूँ, भले मेरे बोलने में हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर हो रहा होगा, शुद्ध हिंदी बोलूं तो क्या होता है ना कि डेली यूज में आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बिल्कुल। बोलते हैं, तो वो मिक्स मिक्स वर्ड्स वही निकलता चलता है। है, तो बिल्कुल। प्लीज आप मेरे मेरे पे मत जाएं। जब मैं लिखती हूँ तो बिल्कुल। लिख लेती हूँ, अच्छा खासा लिख लेती हूँ। तो अपने लैंग्वेज पे कमांड करें, क्योंकि सब लोग आंसर वही लिखते हैं। आपको टेक्निकलिटी को पहचानने की जरूरत है कि सारे लोग एग्जाम में बैठते हैं, सब लोग ही पढ़ते हैं, तो सिलेक्शन कुछ का क्यों होता है? सब लोग वही लिखते हैं। टेक्निकल थिंग इज कि आप अपने आंसर को कैसे लिखते हैं। तो जब तक भाषा पे आपकी पकड़ नहीं होगी, तब तक आप अपने आंसर को अलग नहीं लिख पाएंगे। तो बिल्कुल। भाषा पे पकड़ समझिए। और दूसरी बात ये कि क्वेश्चन को समझें और वही लिखें जो क्वेश्चन की डिमांड हो। अननेसेसरी बातें ना बनाएं, पन्ने भरने के कारण अननेसेसरी हाँ, बातें ना बिल्कुल, बनाएं। कहानी दूसरी करने की चीज, उसमें बहुत और जरूरत नहीं है, बिल्कुल। बिल्कुल आप फैक्ट लिखिए ना, फैक्ट लिखिए, आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए और समझ लीजिए। 10 सेकेंड या 20 सेकेंड का टाइम लेकर के, या 1 मिनट का समय लेकर के समझ लीजिए कि आपको आंसर क्या क्या लिखना है। अपने दिमाग में पहले आंसर को फ्रेम कीजिए, और फ्रेम करने के बाद आप आंसर को लिखना शुरू कीजिए। एग्जामिनेशन ये बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ा क्वेश्चन और लिखना शुरू कर दिया, नो, डोंट डू दिस।
आप आंसर को दिमाग में कुछ समय लेकर के फ्रेम कर लें कि मुझे ये बातें लिखनी है, और फिर आप लिखना शुरू करें। इससे क्या होगा कि आप आंसर कट नहीं करेंगे, कॉपी में लिखने के बाद काट खोट नहीं करेंगे, बिल्कुल। कॉपी गंदा नहीं होगा। तो वो एक, उससे आपका समय भी बचेगा और कॉपी भी साफ सुथरी बनी रहेगी। और अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या फिर लैंग्वेज किसी अदर विषय के भी है, ग्रामेटिकल एरर्स ना करें। मैं ये बिल्कुल। कहूंगी कि ग्रामेटिकल एरर्स करने की कोशिश कम करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स कोशिश कम करें, क्योंकि कभी कभी कई बार ऐसा होता है ना, मैं टीचर भी रही हूँ इसलिए सब बता रही हूँ, कई बार ऐसा बिल्कुल। होता है ना कि जब आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, तो यूजुअली कॉपी चेक करने वाला झुंझला जाता है। हाँ बिल्कुल, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा आप कि फैक्ट्स बंदे डालते को। हैं, हाँ, तो एक भाषा पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। हाँ, ये मैं बहुत लोगों को मेरी ये बात गलत लग सकती है कि नहीं, फैक्ट्स मैटर करता है, लैंग्वेज नहीं। तो ठीक है, मैं ये मानती हूँ फैक्ट्स मैटर करता है, बट लैंग्वेज भी मैटर करता है। फैक्ट्स तो मैटर करता ही है, बट आपकी अच्छी भाषा भी मैटर करती है। आप इंग्लिश मीडियम के हो या आप हिंदी मीडियम के हो, तो ये मैटर करता है, क्योंकि आंसर तो आपको भाषा ही दिलाएगा। फैक्ट्स तो आप बिल्कुल। जानते हैं, बट फैक्ट्स को सजा कर कैसे लिखना है, ये तो भाषा पे पकड़ से ही आप कर पाएंगे। जी। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आप करें। और जो पुअर बैकग्राउंड से आते हों या फिर रूरल बैकग्राउंड से आते हों, मैं ये कहूंगी कि अगर आपके पास फोन अवेलेबल है तो डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचा कर रखें, और ऐसे वेबसाइट्स हैं हमारे यहाँ अवेलेबल, आप उसको फॉलो करें। और सबसे पहले तो एक सिलसिलेवार तरीके से अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि मुझे सिलेबस कहाँ से लेना है। बहुत कम पैसे में सिलेबस अवेलेबल हो जाता है, गूगल पे भी सिलेबस अवेलेबल हो जाता है। सिलेबस आप इकट्ठा करें और कोशिश करें कि किससे कम से कम रिसोर्स में अधिक से अधिक प्रिपेयर कर पाऊं। ढेर सारी किताबें नहीं इकट्ठी कर लेनी है, क्योंकि आपको फाइनेंस भी मैनेज करना है, तो ढेर सारी किताबें नहीं इकट्ठी कर लेनी है। थोड़ी थोड़ी किताबें खरीदें और फिर उसको कवर अप करते चले जाएं, जी। और थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें। और जी। हाँ, थैंक यू और मैम। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, जी। जी कहिए, कंटिन्यू एक चीज, कंटिन्यू। अगर आप एस्पिरेंट है, तो अगर आप अपने फाइनेंस को, जिसके पास अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मैं उनके लिए ये बताऊंगी कि अगर आप एस्पिरेंट है तो थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज तो आपको होती है, तो आप एक दो ट्यूशन ले लें, उससे आपके ना तैयारी को थोड़ा सा एड मिल जाएगा, है ना। बिल्कुल। तो आप हतोत्साहित नहीं होंगे नहीं और नहीं, बिल्कुल। अपनी तैयारी जारी रखेंगे। और एक प्लान भी हमेशा रखें कि अगर ये ना हो तो क्या हो। क्या होगा, बट बिल्कुल। ऐसा नहीं कि प्लान बी करने के चक्कर में ए को पूरा पूरा टाइम नहीं दिया, प्लान ए को पूरा पूरा टाइम नहीं दिया क्योंकि हमारे पास तो प्लान बी है, नहीं, ऐसा कभी नहीं करें। पहले अपने प्लान ए को पूरा पूरा समय दें, ना हो तो प्लान बी पे जाए। अगर पूरा आप समय देंगे तो ना होने का तो सवाल ही नहीं होता है। बिल्कुल। तो थैंक बस, थैंक यू मैम, चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अभी भी कोई पॉइंट लगता हो, ऐसे आपने सारे पॉइंट कवर कर दिए, अगर कोई बात और कहनी हो तो कह सकती है। वैसे हम लोगों ने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। सब कुछ, कवर कर दिया। ऐसा सब लोग, एक ही बात सब लोग के मुंह से आपने सुनी होगी कि आप हिम्मत ना हारें और लगातार बने रहें। मैं भी यही कहूंगी कि हिम्मत ना हारें और अपना असेसमेंट करते रहें, टाइम टू टाइम सिलेक्शन तो होगा असेसमेंट ही। ना छोड़ें, रिवीजन ना छोड़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना छोड़ें, टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें। ये सबसे बड़ा मंत्र है। रिवीजन जी। जितना ज्यादा आप करेंगे, आप उतना ज्यादा खुद को शेप कर पाएंगे और आप में निखार आता चला जाएगा। बिल्कुल। एसेस अपने आप को जरूर करते रहे, टाइम टू टाइम एसेस करें कि मैं कितना जान रही हूँ, कहाँ तक पहुंची हूँ, कहीं मैं और पीछे तो नहीं जा रही। तो मैं अपने आप को असेस जरूर करते रहे। बिल्कुल। बस थैंक यू यही मैम, कहूंगी। चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो व्यूवर हैं थैंक यू। उनको कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटजी चाहिए, किस सब्जेक्ट की चाहिए। मैं उसमें अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे आने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी जी, थैंक यू वेरी मच।